रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भारतवर्ष में बहुत समय तक मुगलों का शासन रहा और मुगलों के शासन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज आए और उन्होंने हमको लगभग 250 वर्ष गुलाम बना करके रखा। और उस गुलामी के एक बड़े लंबे कालखंड में गुलामी के कई चिन्ह हमारी सभ्यता और संस्कृति से इतने घुल मिल गए कि हम उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। गुलामी के उस लंबे कालखंड में वो लोग हमको कुछ ऐसी वस्तुएं प्रदान कर गए जिनको हम चाह करके भी नहीं छोड़ पाते हैं। गुलाम बनाने के लिए, अपनी गुलामियत कराने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर कुछ ऐसे तत्वों का प्रयोग किया जिससे ये लंबे समय तक गुलाम बने रहें और वो सफल रहे। हम लोग उनकी कूटनीति को नहीं समझ पाए और हम लोग उनकी उन गुलामियत की बातों में आकर के घुल मिल गए। और आज भी हम देखें तो हमारा राष्ट्र ऊपर से देखने में भले ही 1947 को आज़ाद हो गया हो, पर मानसिक कुछ गुलामियाँ इतने गहरे तक घुसी हैं जो हमको आज भी गुलाम बना करके रखे हुए हैं। और उन्हीं गुलामी की श्रृंखलाओं में यदि हम एक स्थान दें तो वह एक वस्तु है जो चाय है। चाय के विषय में लोगों को यदि चाय की बुराई करो तो सुनने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रायः लोग उसको पीते हैं और उसके रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए चाय की बुराई उनसे नहीं सुनी जाती है। पर फिर भी सत्य तो सत्य ही होता है और सत्य उद्घाटन करना चाहिए। जो शास्त्रीय बात है और जिस बात से हम सबका हित है उस बात को कहना ही चाहिए। देखो, बच्चे को फोड़ा हो जाता है, माता उसको चिकित्सक के पास ले जाती है। भले ही बच्चे को कष्ट होता है पर माता चिकित्सक से उस व्रण को ठीक करने के लिए कहती है, उस व्रण के अंदर जो रक्त आदि है उसको निकालने के लिए कहती है। उससे बालक को तो कष्ट होता है पर माता जानती है कि इस कष्ट में ही उसका हित है। कष्ट होगा, वो घाव सही हो जाएगा, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सुनने में तो थोड़ा अच्छी नहीं लगती हैं, पर जब आप तदनुरूप आचरण करके देखोगे और उस परिवेश में आओगे तब आपको वह बात बहुत अच्छी लगेगी। आप सब लोग जानते ही हैं कि भारतवर्ष में अंग्रेज आए और हमको उन्होंने लंबे समय तक गुलाम बनाया। तो जब वे गुलामी के प्रारंभिक काल में जब वो यहाँ थे तो उन्होंने विचार किया कि भारतवर्ष को हम गुलाम कैसे बनाएं, क्योंकि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, तो उसको गुलाम कैसे बनाया जा सकता है। कोई स्वस्थ है, संपन्न है, समृद्ध है, बलवान है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को गुलाम बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो हमें हमारे बल को कैसे समाप्त किया जाए। हमारा जो बल है, जिस बल के कारण उनको लग रहा था कि हम गुलाम नहीं बन सकते हैं, वो बल कैसे समाप्त किया जाए। हमारा जो धन है, जिस धन के कारण उन्हें लग रहा था कि ये गुलाम नहीं हो सकते, वो धन कैसे समाप्त किया जाए। तो उसके लिए अंग्रेजों ने अलग अलग कूटनीतियाँ बनाई और उन पर उन्होंने बड़े लंबे समय तक काम किया और वो सफल भी हुए। वो कई स्थानों पर बहुत बड़ी मात्रा में सफल हुए। अब कैसे सफल हुए वो एक अलग विषय हो जाएगा, पर बहुत मात्रा में सफल हुए। तो उन्होंने एक बार क्या देखा, बंगाल का कोई गवर्नर था और उस गवर्नर के यहाँ कार्य चल रहा था। वो तीसरे मंजिल की छत पर बैठा था। हमारे महाराज जी बड़े गंभीरता से बात कहते हैं। वो तीसरे मंजिल की छत पर बैठा था और तीसरे मंजिल की छत पर उसने देखा एक मजदूर आदमी बोरी लेकर के 3 मंजिल चढ़ के आया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जीने से उतर गया और फिर दोबारा चढ़ के आया, फिर उतर गया। ना तो उसको हाँपी आ रही है, ना उसकी सांस फूल रही है, ना उसको कोई कष्ट हो रहा है ये करने में।
उसने सोचा कि इनमें तो बहुत बड़ा बल होता है, इनके शरीर में कितना बल है, इतना वजन उठाने के बाद और इतनी लंबी ऊंचाई तय करने के बाद भी इसको सांस नहीं फूल रही है और ये देखने में भी बड़ा वृद्ध लग रहा है। उसको बुलाया, बोले इधर आओ, तू क्या खाता है? बंगाली तो ऐसी ही होती है, तू क्या खाता है? तो उसने बताया कि महाराज मैं गाय का दूध खाता हूँ, गाय का दही खाता हूँ, जो स्वस्थ आहार है वो आहार में लेता हूँ। कितने बच्चे हैं तेरे? वो 7-8 बच्चे हैं हमारे। 7-8 बच्चे भी हैं हमारे। अच्छा, कितनी तेरी उम्र हो गई है? बोले 81 साल की हमारी आयु है। 81 वर्ष की उसकी आयु है। उसने अपनी आयु बताई कि मैं 81 वर्ष का हूँ। उसने कहा ठीक है जाओ। उसके बाद उसने मन में विचार किया कि 81 वर्ष की आयु कितनी लंबी आयु होती है, कितनी बड़ी आयु होती है। इस आयु में 7-8 बच्चे उत्पन्न करने के बाद ये व्यक्ति 3 मंजिल तक बोरी को लेकर के आराम से चल रहा है और फिर उतर के फिर ला रहा है और इसके शरीर में कोई कष्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे बलवान व्यक्तियों से संपन्न जो यह राष्ट्र है, इसको हम कैसे गुलाम बनाएंगे? तो इनके बल को समाप्त कराना चाहिए। ऐसा कुछ प्रयोग करना चाहिए जिससे इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, और स्वास्थ्य कमजोर होगा, बल कमजोर होगा तो ये आसानी से गुलाम बन जाएंगे। और धन से भी इनको तोड़ दिया जाए तो धन कम होगा तो भी गुलाम बनाने में हमको बड़ी सहायता मिलेगी। तो उसी स्वास्थ्य का नाश करने के लिए, ब्रह्मचर्य का नाश करने के लिए, हमारे अंदर जो प्रतिष्ठित ब्रह्मचर्य है उसका नाश करने के लिए अंग्रेजों ने इस देश में चाय की जो है रचना की, उसका प्रयोग किया, वो सफल हुए। और बहुत भारत का बहुत विशाल जन समुदाय इस गुलामी से आज भी जूझ रहा है। इसी गुलामी वो आज भी है और अंग्रेज सफल हो गए। इसलिए इस दृष्टि से हमको चाय का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यह जो चाय है ये हमारे अंदर के बल को समाप्त कर देती है, हमारी संकल्प शक्ति को समाप्त कर देती है। इस चाय के विषय में जब हमने कुछ खोजा तो हमें 1-2 बातें मिली, वो हम आपसे कहेंगे। 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 1 सेर चाय, वहाँ का जो तत्कालीन राजा था चार्ल्स, उसका नाम था चार्ल्स, उसको वो चाय जाकर के उन्होंने भेंट की। और उसकी पत्नी कैथोराइन, उसकी पत्नी का नाम था, उसको वह चाय बड़ी अच्छी लगी और उसने और ज़्यादा मात्रा में मंगाई। और यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा और रानी ने चाय पीना चालू कर दी तो फिर वहाँ की प्रजा ने भी धीरे धीरे उसकी मांग की, वहाँ भी वह पहुँची। इस प्रकार से 1664 के बाद में इस चाय का बहुत भारी मात्रा में उस देश में, इंग्लैंड आदि में प्रचार प्रसार हो गया। और इसकी जो जन्मभूमि मानी जाती है, हमारे पढ़ने में आया है कि ये चीन में पैदा हुई। इसकी जन्मभूमि, जन्मदात्री चीन है, वहाँ से तो ये उत्पन्न हुई और उसके बाद में ये वहाँ चली गई, पाश्चात्य देशों में चली गई और वहाँ पर इसका जो है बहुत भारी मात्रा में प्रचार प्रसार हुआ। और फिर अंग्रेज ही इसको भारत में लाए और फिर भारत के लोगों पर उन्होंने इसका प्रयोग किया। चाय के अंदर क्या क्या तत्व होते हैं? लोग तो कहते हैं कि पत्ती होती है, पत्ती की चाय बन जाती है। ठीक है, अपनी मान्यता ठीक है, पर जब इस पर शोध किया गया तो पता चला कि इसमें कई ऐसे केमिकलों का प्रयोग किया जाता है जो विष के समान है। और उसी में से एक केमिकल है थीन, जो इसमें 2% की मात्रा में रहता है। एक केमिकल है टैनिन, जो इसमें 15% की मात्रा में रहता है। और एक केमिकल है कोलेराइन तेल, जो इसमें 4% की मात्रा में रहता है। और एक इसमें केमिकल है कैफीन, जो इसमें कुछ मात्रा में रहता है। ऐसे 15 से 20 केमिकल इसमें मिलाए जाते हैं, उससे इसको महाराज बनाया जाता है। जो हमने सबसे पहले बताया थीन, ये तीव्र क्षार है और यह क्षार ऐसा है कि इसका ज्ञान तंतु पर बहुत विशेष असर होता है। जो हमारी ज्ञान चेतना, उस पर इसका बहुत विशेष असर होता है। और चाय पीने के बाद एक आनंद सा नहीं आता है, वो माइंड फ्रेश हो गया। फ्रेश नहीं हो गया, वो जितना कचरा माइंड में जमा हुआ है, जो आपको फ्रेश लग रहा है, वो इसी क्षार का प्रभाव, इसी क्षारीय तत्व का वो प्रभाव होता है।
दूसरा, इसमें एक जहर होता है केमिकल के रूप में जिसको टैनिन कहते हैं, और इसका इतना बुरा प्रभाव होता है शरीर पर, ये महाराज इसको, ये ऐसा जहर है कि इससे पाचन शक्ति समाप्त हो जाती है हमारी, पचेगा नहीं कुछ भी। और ये प्रयोगात्मक बात है, ये केवल पढ़ी बात नहीं कह रहे, हमने देखा है स्पष्ट आंखों से। और कब्ज हो जाती है इस विषैले रासायनिक से, कब्ज हो जाती है और पाचन शक्ति समाप्त हो जाती है, ये ऐसा तत्व है इसके अंदर। और ये जो हमने तेल बताया था तीसरे नंबर पर, जो 4% की मात्रा में इसमें रहता है, ये महाराज जो चाय उबलते समय एक सुगंधी आती है ना उसकी, हम तो उसको दुर्गंधी ही कहेंगे, पर जो उसके प्रेमी है उनको तो सुगंधी ही समझ में आती है। वो सुगंधी इस तेल का परिणाम होता है। और इस तेल के परिणाम, इसमें एक ऐसा तत्व होता है जिससे नींद भी समाप्त हो जाती है। इसलिए जब ज़्यादा लोग को, किसी को नींद आती है तो वो चाय पी लेते हैं, चाय पीने से कहते हैं महाराज नींद समाप्त हो जाती है। भारतवर्ष के हर छोटे से छोटे सरकारी दफ्तर से लेकर के बड़े से बड़े सरकारी दफ्तर तक आप चले जाएं तो एक ऐसा चित्र है जो प्रायः सभी जगह आपको मिल जाएगा, और वो चित्र है महात्मा गांधी जी का। हर छोटे से लेकर के बड़े से बड़े दफ्तर तक जो है महात्मा गांधी का चित्र सभी लोग लगाते हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि प्रायः सभी नेता भी चाय पीते होंगे। सबका तो हम क्या कहें, 2-4 ऐसे हो सकते हैं कि ना पीते हो, पर लगभग पीते हैं कि नहीं। और सब महात्मा गांधी का चित्र लगाते हैं। उन महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि यह जो चाय है ये राष्ट्र को डुबाने के लिए उद्योग कर रहा है। यह जो चाय है ये राष्ट्र को डुबाने वाला पदार्थ है। इसने हजारों स्त्री पुरुषों की भूख उड़ा दी। चाय पी लो तो भूख नहीं लगती, भूख उड़ा दी। और ये एक गरीबों का फालतू खर्चा है, ये वो कहा करते थे अपने जीवन काल में। और सब जाएंगे, श्रद्धांजलि दे के आएंगे, पुष्प समर्पित करके आएंगे और चाय पिएंगे। ये कैसा आदर्श है? ये कैसा आपकी उनके प्रति श्रद्धा, ये आपका कैसा उनके प्रति समर्पण है? यदि बापू को मानते हो आप, यदि आप जाकर के वहाँ पुष्प समर्पित करते हो, आपकी उनके प्रति श्रद्धा है, तो उनके वाक्य को आप क्यों नहीं मानते? इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए। हम आस्तिक समाज से प्रार्थना करते हैं कि चाय छोड़ दो। ये जहर भी है, इसमें हमारे लिए लाभकारी भी नहीं है, और ये एक नशा है। आप विचार करो, ये एक नशा है। और नशा क्यों है? क्योंकि इसको यदि जो नियमित पीते हैं वे 2 दिन न पिएं, 1 दिन न पिएं, तो उनको चक्कर आने लगते हैं, उनके सिर दर्द होने लगता है, तो वो परेशान हो जाते हैं, वो किसी कार्य में नहीं लग सकते। इसका मतलब नशा है। और इससे रोग भी होते हैं। कुछ आयुर्वेदिकों का परामर्श प्राप्त हुआ, उन्होंने हमको बताया कि ये इससे रोग होते हैं। बादीपन जो शरीर में है वो इसी की देन है। पेट का फूल जाना इसी की देन है। कब्ज हो जाना इसी की देन है। और नींद ना आना ये तो सभी देखते हैं, चाय पी लो तो नींद नहीं आती, ये तो सबके दृष्टि में है। और महाराज चाय अम्ल को बढ़ाता है शरीर के अंदर, और अम्लता का, यदि शरीर में अम्लता ज़्यादा बढ़ जाए तो अम्लता बढ़ने से बहुत बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। अम्लता बढ़ने से कमर में, कंधे में, सिर में दर्द होने लगेगा। अम्लता बढ़ने से हार्ट अटैक भी हो सकता है। अम्लता बढ़ने से ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। इसलिए ये रोगों का घर है, इसको नहीं पीना चाहिए। अब किस दृष्टि से हम इसको अच्छा कह सकते हैं? ना तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, ना मानसिक दृष्टि से अच्छा है, ना शास्त्र की दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि नशा का तो शास्त्र भी विरोध करता है, और ये एक नशा है एक प्रकार से। हम जिनको आदर्श मानते हैं उन आदर्शों की दृष्टि में भी ये ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये गुलामी का चिन्ह है। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमें गुलामी के प्रत्येक चिन्ह को समाप्त कर देना चाहिए।
गुलामी का चिन्ह, इसलिए इसको समाप्त होना चाहिए। और हम आपसे एक बात कहें, चाय कोई नहीं पीता, मनुष्य के अलावा कोई चाय नहीं पीता। आप जानवर को चाय पिलाना, पक्षियों को चाय पिलाना, एक आध बार चाट लें तो चाट लें भूल से, तो नहीं पिएंगे वो। एकमात्र मनुष्य है जो इस दुर्गुण को अपने अंदर समाये हुए है, वो नहीं चाय पी सकते, प्रकृति से विरुद्ध है और प्रकृति से विरुद्ध कार्य वो नहीं कर सकते। इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे महाराज छोड़ तो दें, पर आदत आ गई है तो एकदम से तो छूटती नहीं है, उसको धीरे धीरे छोड़ दो। और हम तो कहेंगे कि विशेष आपकी आदत में आ गई हो तो चाय की जगह काढ़ा बना करके पिए, तुलसी की पत्ती डाल लें, गुड़ डाल लें और सौंठ डाल लें, उबाल लें उसको अच्छे से और पी लो। स्वास्थ्य के लिए भी आपके लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है, और इसमें कोई दोष भी नहीं है, इसमें गुलामी की निशानी भी नहीं है, सब प्रकार से ये हितकर है। इसलिए भैया हमें चाय नहीं पीना चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए तो विशेष घातक है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ब्रह्मचर्य अवस्था में, उनको तो कदापि इसका आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो व्यायाम करते हैं, आज की भाषा में कहें तो जिम जाते हैं, उन लोगों को भी यह नहीं पीनी चाहिए। तो अंदर ये बिल्कुल जाकर के अपना विषैला प्रभाव करेगा शरीर के ऊपर, इसलिए ये इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। और हमारे जो भी भारतवर्ष में रहने वाले जन हैं, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, धीरे धीरे यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित ही एक दिन ऐसा होगा जब हम इससे पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे और भारत एक बहुत बड़े गुलामी के कलंक को अपने मस्तक पर जो गुलामी का कलंक लगा हुआ है वो हट जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि उस दिन भारतवर्ष को यह प्राप्त होगी। इसलिए हर दृष्टि से हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमको चाय जो है वो छोड़ देना चाहिए, इसका परित्याग कर देना चाहिए। इसी में हम सबका भला है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से हम वही बात कहते हैं, प्रयास करते हैं, जिससे सबका हित हो, सबका लाभ हो। उसी दृष्टिकोण से हमने इसको कहा। ना तो हमारा इससे कोई विरोध है, ना हमें इससे कोई परेशानी है, लेकिन एक जो विषय है उसको समझना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।